नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ की पड़ताल कर रहे हैं जिसने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा मतलब है नाजी जर्मनी का उदय और उसका विनाशकारी प्रभाव। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो सवालों और जवाबों की शक्ल में है, लेकिन ये आप समझिए महज सवाल जवाब नहीं है। नहीं नहीं, ये असल में उस भयानक कहानी के टुकड़े हैं जिन्हें जोड़कर हम एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे आज। हाँ बिल्कुल, हर सवाल एक धागा है और हर जवाब उस धागे को सुलझाता है, जिससे हमें उस दौर की जटिलताओं, उसके इंसानी पहलुओं और जाहिर है उसके नतीजों को समझने में मदद मिलेगी। सही कहा। ये एक ऐसी कहानी है जिसके निशान आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं। और कहानी की शुरुआत एक बेहद परेशान करने वाले वाक्य से होती है, जो सीधे हमें उस दौर के माहौल में ले जाता है। सोचिए, साल 1945 का वसंत है, दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म होने को है। एक 11 साल का बच्चा हेलमुथ अपने घर में अपने माता पिता को चुपके से बातें करते हुए सुनता है। उसकी पिता, जो एक जाने माने नाजी समर्थक डॉक्टर थे, अपनी पत्नी से एक बहुत ही खौफनाक सवाल पूछ रहे हैं। क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या पिता को अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए? ये कैसा डर था? मतलब क्या वजह थी इस डर की? ये सवाल ही अपने आप में उस दौर के अंत का एक भयावह सच बयान करता है। हेलमुथ के पिता का डर सिर्फ उनका अपना व्यक्तिगत डर नहीं था। अच्छा। नहीं, ये उस अपराध बोध का, उस शर्म का और उस सजा के डर का प्रतीक था जो लाखों जर्मन, खासकर जो नाजी पार्टी से जुड़े लोग थे, वो युद्ध हारने के बाद महसूस कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मित्र राष्ट्र जीत रहे थे। बिल्कुल। उन्हें मित्र राष्ट्रों की न्याय का सामना करने का डर था, उन अनगिनत अपराधों के लिए जो नाजी शासन ने किए थे। और यहीं से, इसी डर से हमारी आज की चर्चा की जड़ें शुरू होती हैं। आखिर जर्मनी इस मुकाम तक, इस हालत तक पहुंचा कैसे? तो चलिए इन स्रोतों के जरिए परत दर परत खोलते हैं इस पूरी कहानी को। हम समझेंगे कि कैसे एक उभरता हुआ लोकतंत्र तानाशाही के अंधेरे में डूब गया, कैसे नफरत की विचारधारा ने अपनी जड़ें जमाई और कैसे इसने आम लोगों की जिंदगियों और पूरी दुनिया पर अपना कहर बरपाया। सफर शुरू होता है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के जर्मनी से। 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया, सम्राट काइसर विलियम द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और देश में राजशाही का अंत हो गया। हाँ, खत्म हो गया। इसकी जगह एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ली, जिसे हम वाइमर गणराज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन इस नए नवेले गणराज्य की राह वो फूलों की नहीं थी, बिल्कुल नहीं, कांटों भरी थी। और शायद सबसे बड़ा कांटा ये था कि इसे अपने ही देश के लोगों का पूरा भरोसा, पूरा समर्थन हासिल नहीं था। इसकी एक बड़ी वजह हमारे स्रोत बताते हैं, वो थी वर्साई की संधि। हाँ, वर्साई की संधि, बिल्कुल। ये वो अपमानजनक संधि थी जो जीतने वाले मित्र राष्ट्रों, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह ने जर्मनी पर थोपी थी। वाइमर गणराज्य के नेताओं के पास इसे मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था, और यहीं से शुरू हुई नाराजगी की कहानी। बिल्कुल। वर्साई की संधि सिर्फ एक समझौता नहीं थी, ये जर्मन स्वाभिमान पर एक बहुत गहरा जख्म थी। आप सोचिए, युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई। सारी? हाँ, सारी। उस पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम हर्जाना लगाया गया, जो उस समय के हिसाब से एक खगोलीय बहुत बड़ी रकम थी। उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया, हथियार रखने पे पाबंदी लगा दी गई। और तो और, उसके अहम औद्योगिक इलाके जैसे कोयले और लोहे से भरपूर राइनलैंड मित्र राष्ट्रों के कब्जे में चले गए। तो ये शर्तें आर्थिक रूप से कमर तोड़ने वाली तो थी ही, राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक भी बन गई। जाहिर है, इन शर्तों ने जर्मन लोगों में गुस्सा और कड़वाहट भर दी होगी, और जिन लोगों ने लोकतंत्र का साथ दिया, जिन्होंने वाइमर गणराज्य बनाया, जैसे समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, उन्हें ही देश के पुराने रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी तबके ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल। उन्हें मजाक में नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा, है ना, मानो युद्ध में हार और वर्साई के अपमान के लिए यही लोग जिम्मेदार हों। सही कहा। ये नवंबर के अपराधी का लेबल वाइमर गणराज्य के ताबूत में पहली कील जैसा था। इसने शुरू से ही लोकतंत्र के समर्थकों को कमजोर कर दिया। इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत ज्यादा थी। अब देखिए, गणराज्य के जन्म के वक्त ही बर्लिन की सड़कों पर खूनी संघर्ष चल रहा था। अच्छा। हाँ, एक तरफ स्पार्टकिस्ट लीग जैसे वामपंथी समूह थे जो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर जर्मनी में भी मजदूरों का राज कायम करना चाहते थे। उन्होंने विद्रोह किया, जिसे कुचलने के लिए सरकार को सेना और दक्षिणपंथी अर्धसैनिक बलों, जिन्हें फ्री कोर्स कहते थे, उनका सहारा लेना पड़ा। इस हिंसा ने गणराज्य की नींव को और खोखला कर दिया।
और जैसे इतना काफी न हो, फिर आई आर्थिक बर्बादी। 1923 में जब जर्मनी हर्जाने की किश्तें नहीं चुका पा रहा था, तो फ्रांस और बेल्जियम ने बदला लेने के लिए जर्मनी के सबसे जरूरी औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। हाँ, रूर घाटी पर। ये जर्मनी के लिए एक और बड़ा झटका था। इसके जवाब में जर्मन सरकार ने जो किया वो तो मतलब आत्मघाती साबित हुआ। बिल्कुल आत्मघाती। उन्होंने रूर के मजदूरों से कहा कि हड़ताल करो, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। लेकिन पैसा कहाँ से आता? तो सरकार ने अंधाधुंध कागज के नोट छापने शुरू कर दिए, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे। नतीजा, इतिहास की सबसे भयानक हाइपर इन्फ्लेशन में से एक। जर्मन मार्क की कीमत इतनी तेजी से गिरी कि सुबह जो पैसा एक ब्रेड खरीद सकता था, शाम तक उससे शायद एक लिफाफा भी ना आए। लोगों को तनख्वाह बोरियों में भरकर मिलती थी। उनकी जिंदगी भर की बचत राख हो गई। इसने खासकर मध्य वर्ग को पूरी तरह तोड़ दिया और उनका व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया। कल्पना करना भी मुश्किल है ये सब। हाँ, और ये वो मायूसी थी, वो गुस्सा था जिसका फायदा उठाने के लिए हिटलर और उसकी पार्टी तैयार बैठे थे। ये तो वाकई भयानक स्थिति थी। और फिर जैसे ही थोड़ी स्थिरता आने लगी, 1929 में दुनिया पर एक और कहर टूटा। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट का क्रैश, और उसके बाद आई वैश्विक महामंदी। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही नाजुक थी और अमेरिकी कर्जों पर काफी निर्भर थी, वो तो बुरी तरह चरमरा गई होगी। हाँ, महामंदी ने जर्मनी को सचमुच घुटनों पर ला दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सड़कों पर हताशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। और इसी माहौल में वाइमर गणराज्य का संविधान, जिसमें कुछ बुनियादी खामियां थी, वो स्थिति को और बिगाड़ रहा था। अच्छा, हाँ, इसमें दो मुख्य समस्याएं थी जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। क्या थी वो खामियां जिन्होंने इस लोकतंत्र को इतना कमजोर बना दिया? वो कौन सी थी? पहली थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की चुनाव प्रणाली। सुनने में तो ये काफी लोकतांत्रिक लगता है, क्योंकि हर पार्टी को उसकी वोट हिस्सेदारी के अनुपात में सीटें मिलती थी। हाँ, ये तो ठीक लगता है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि किसी एक पार्टी को संसद यानी राइक्सटाग में स्पष्ट बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। हमेशा कई पार्टियों की मिली-जुली यानी गठबंधन सरकारें बनती थीं। अच्छा, मतलब खिचड़ी सरकार। बिल्कुल। और ये सरकारें अक्सर अंदरूनी कलह की शिकार रहती थीं, कमजोर होती थीं और जल्दी-जल्दी गिर जाती थीं। स्थिरता तो आ ही नहीं पा रही थी। और दूसरी खामी जो शायद ज्यादा खतरनाक साबित हुई, वो क्या थी? वो थी संविधान का अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक तरह की इमरजेंसी पावर देता था। अगर राष्ट्रपति को लगता कि देश में सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर खतरे में है, तो वो आपातकाल लगा सकते थे। लोगों के मूल नागरिक अधिकार जैसे बोलने, लिखने, इकट्ठा होने की आज़ादी उन्हें निलंबित कर सकते थे। ओह, और संसद की मंजूरी के बिना अध्यादेशों यानी डिक्री के जरिए शासन चला सकते थे। वाइमर गणराज्य के छोटे से जीवन काल में इस अनुच्छेद का कई बार इस्तेमाल हुआ। अच्छा, कई बार हुआ। हाँ, जिसने लोगों के मन में ये बात बिठा दी कि जरूरत पड़ने पर लोकतंत्र को किनारे किया जा सकता है। और यही वो दरवाजा था जिसे खोलकर हिटलर अंदर आया। तो एक तरफ राष्ट्रीय अपमान, आर्थिक तबाही, राजनीतिक अस्थिरता, और दूसरी तरफ एक ऐसा संविधान जो तानाशाही का रास्ता खोल सकता था। क्या माहौल था! इसी पृष्ठभूमि में नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। आंकड़े वाकई हैरान करते हैं। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि 1928 के चुनावों में नाजी पार्टी को राइक्सटैग में महज 2.6% वोट मिले थे। मतलब एक हाशिए की पार्टी थी। बिल्कुल हाशिए पर। लेकिन महामंदी ने सब बदल दिया। जैसे जैसे लोगों की तकलीफें बढ़ीं, उनका मौजूदा राजनीतिक दलों और वाइमर गणराज्य से मोह भंग होता गया। और हिटलर, वो एक करिश्माई वक्ता था। उसने लोगों की नब्ज पहचानी। उसने वर्साय के अपमान का बदला लेने, जर्मनी को फिर से एक मजबूत राष्ट्र बनाने, खोई हुई इज्जत वापस दिलाने और सबसे बढ़कर सबको रोजगार और आर्थिक स्थिरता देने का वादा किया। उसके जोशीले भाषण, भव्य रैलियां और वो स्वास्तिक जैसे प्रतीकों ने लोगों को आकर्षित किया। हाँ, वो प्रचार का तरीका। बिल्कुल। और उसने यहूदियों और कम्युनिस्टों को बलि का बकरा बनाया। उन्हें जर्मनी की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। नतीजा, 1932 आते आते नाजी पार्टी 37% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सबसे बड़ी पार्टी महज 4 साल में। हाँ, 4 साल में। और फिर आया वो निर्णायक मोड़। जनवरी 1933 में बूढ़े हो चुके राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने कई रूढ़िवादी नेताओं के दबाव में आकर
हिटलर को जर्मनी का चांसलर मतलब प्रधानमंत्री जैसा पद नियुक्त कर दिया। हाँ, नियुक्त कर दिया। शायद उन्हें लगा कि वे हिटलर को काबू में रख लेंगे, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चांसलर बनते ही हिटलर ने लोकतंत्र को दफनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया। बिल्कुल। उसे एक मौका मिला, या शायद बनाया गया। सिर्फ 1 महीने बाद फरवरी 1933 में जर्मन संसद भवन राइक्सटाग ने अचानक आग लग गई। आग लग गई? कैसे? वही अनुच्छेद 48। हाँ, वही अनुच्छेद 48। इस अध्यादेश को फायर डिक्री, राइक्सटैग फायर डिक्री कहा जाता है। इस फायर डिक्री का असर क्या हुआ? ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी? ये तानाशाही की तरफ एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम था। इस डिक्री ने वाइमर संविधान द्वारा दिए गए लगभग सभी महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, व्यक्तिगत गोपनीयता, सब खत्म। सब खत्म? हाँ, इसने पुलिस को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार दे दिया। नाजियों ने इसका इस्तेमाल अपने हजारों राजनीतिक विरोधियों, खासकर कम्युनिस्टों और सोशल डेमोक्रेट्स को जेलों में डालने के लिए किया। इसने विरोध की हर आवाज को कुचलने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। और इसके तुरंत बाद मार्च 1933 में नाजियों ने राइक्सटाग पर दबाव डालकर एक और कानून पास करवाया, एनेबलिंग एक्ट यानी विशेषाधिकार अधिनियम। इसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी होगी। सही मायने में इनेबलिंग एक्ट ने जर्मनी में लोकतंत्र का पूरी तरह गला घोट दिया और हिटलर की तानाशाही को कानूनी जामा पहना दिया। इस कानून ने सरकार को, यानी असल में हिटलर को, 4 साल के लिए संसद को दरकिनार करके कानून बनाने की पूरी शक्ति दे दी। मतलब संसद की जरूरत ही नहीं? कोई जरूरत नहीं। अब हिटलर अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकता था, भले ही वो संविधान के खिलाफ क्यों ना हो। इसके बाद नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी एक दलीय, एक नेता वाला राष्ट्र बन गया। मीडिया, शिक्षा, न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, समाज के हर पहलू पर नाजी पार्टी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस तरह सिर्फ कुछ ही महीनों में जर्मनी एक लोकतंत्र से पूरी तरह तानाशाही में तब्दील हो गया। ये तो बहुत तेजी से हुआ। अब जरा उस विचारधारा को समझते हैं जिसने इस तानाशाही को ईंधन दिया, नाजी विचारधारा। इसके मूल सिद्धांत क्या थे? नाजी विचारधारा का केंद्र बिंदु था नस्लीय श्रेष्ठता का एक बहुत ही विकृत सिद्धांत। उनका मानना था कि मानव जाति अलग अलग नस्लों में बटी है और इन नस्लों के बीच कोई बराबरी नहीं है, बल्कि एक कठोर पदानुक्रम है। पदानुक्रम मतलब हायरार्की? हाँ, हायरार्की। इस पदानुक्रम में वे जर्मन लोगों को, खासकर नॉर्डिक जर्मन आर्यों को, मालिक नस्ल हेरेनफोल्क यानी सबसे श्रेष्ठ मानते थे। दूसरी नस्लों को वे कमतर समझते थे और यहूदियों को तो वे सबसे निचले पायदान पर एक विनाशकारी नस्ल मानते थे जो जर्मन राष्ट्र के लिए खतरा थे। ये पूरी विचारधारा पूरी तरह अवैज्ञानिक और सिर्फ नफरत पर आधारित थी। और इसी नस्लीय सोच से जुड़ी एक और खतरनाक अवधारणा थी जिसका जिक्र स्रोत में है, लेबेन्सराम। इसका क्या मतलब था और ये क्यों महत्वपूर्ण थी? लेबेन्सराम इसका सीधा मतलब है रहने की जगह, लिविंग स्पेस। ये हिटलर की विदेश नीति और उसकी विस्तारवादी योजनाओं का मूल आधार था। हिटलर का मानना था कि जर्मन श्रेष्ठ नस्ल को अपनी पूरी क्षमता से विकसित होने और फलने फूलने के लिए ज्यादा जमीन और संसाधनों की जरूरत है। और ये जगह कहाँ से आएगी? पूर्वी यूरोप के देशों को जीतकर, जैसे पोलैंड, सोवियत संघ, वहां बसे स्लाव लोगों को, जिन्हें नाजी कमतर नस्ल मानते थे, या तो गुलाम बनाकर या निकालकर या मारकर। तो लेबेन्सराम सिर्फ जमीन पर कब्जे की बात नहीं थी, ये नस्ली सफाये और नरसंहार की एक योजना थी जिसे शुरू से ही विचारधारा में शामिल कर लिया गया था। ये सोच ही अपने आप में कितनी भयावह है, और इसी सोच ने उन अमानवीय नीतियों को जन्म दिया जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है, जैसे कि यूथेनेशिया प्रोग्राम। हाँ, ये नाजी बर्बरता का एक छुपा हुआ लेकिन बेहद क्रूर अध्याय था। इस कार्यक्रम के तहत नाजी डॉक्टरों और अधिकारियों ने उन हजारों जर्मन नागरिकों को चुना जिन्हें वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य, अनुपयोगी या जीवन के अयोग्य मानते थे। जैसे मानसिक रोगी, विकलांग, जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त लोग। इन्हें गुप्त रूप से विशेष केंद्रों में ले जाकर गैस देकर या जहरीले इंजेक्शन से मार दिया गया। नाजी इसे दया मृत्यु कहते थे, लेकिन असल में ये नस्लीय शुद्धता के नाम पर की गई ठंडे खून की हत्याएं थी, और ये एक तरह से हॉलोकॉस्ट का पूर्वाभ्यास भी था। और फिर खासतौर पर यहूदियों को निशाना बनाने के लिए कानून बनाए गए। सितंबर 1945 में आए नुरेनबर्ग नागरिकता कानून का असली मकसद क्या था? नुरेनबर्ग कानून यहूदियों को जर्मन समाज से पूरी तरह बहिष्कृत
और अलग थलग करने के लिए लाए गए थे। इनमें दो मुख्य कानून थे। पहला, साम्राज्य नागरिकता कानून, जिसने यहूदियों से उनकी जर्मन नागरिकता छीन ली। अब वे देश में सिर्फ प्रजा थे, नागरिक नहीं रहे। नागरिकता छीन ली। हाँ, दूसरा कानून था जर्मन रक्त और जर्मन सम्मान की सुरक्षा का कानून। इसने यहूदियों और गैर यहूदी जर्मनों के बीच शादी और किसी भी तरह के यौन संबंधों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। इन कानूनों ने यहूदियों को कानूनी तौर पर दोयम दर्जे का बना दिया और उनके सामाजिक, आर्थिक और अंततः शारीरिक विनाश का रास्ता तैयार किया। और उनके इस अलगाव और उत्पीड़न को और गहरा करने के लिए सितंबर 1941 से एक और नियम लागू किया गया। सभी यहूदियों के लिए डेविड का पीला सितारा, येलो स्टार ऑफ डेविड, पहनना अनिवार्य कर दिया गया। हाँ, वो पीला सितारा, ये उनकी सार्वजनिक पहचान और अपमान का प्रतीक बन गया। इसे कपड़ों पर सीना होता था ताकि भीड़ में उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। ये उन्हें लगातार याद दिलाता था कि वे अलग हैं, अवांछित हैं। इससे वे पुलिस की निगरानी, आम लोगों के ताने और हमलों का आसान शिकार बन जाते थे। मतलब उन्हें चिन्हित कर दिया गया। बिल्कुल। ये उन्हें घेटों में कैद करने और फिर मौत के शिविरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्हें पहचानना, अलग करना और फिर खत्म कर देना। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, वे अपनी सबसे भयानक करतूतों जैसे सामूहिक हत्याओं को छुपाने के लिए खास तरह के भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये नाजी प्रचार और उनकी नौकरशाही की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। वे नरसंहार या हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते थे, खासकर यहूदियों की सामूहिक हत्याओं के लिए। वे विशेष व्यवहार, सौंदर्यबेhandlung, स्पेशल ट्रीटमेंट या अंतिम समाधान, एंडलोजुंग, फाइनल सोल्यूशन जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे। विशेष व्यवहार। हाँ, सुनने में कितने हानिरहित लगते हैं ये शब्द, लेकिन इनका असली मतलब था लाखों लोगों की सुनियोजित हत्या। भाषा का ये कपटपूर्ण इस्तेमाल अपराध की भयावहता को छुपाने, जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से दूरी बनाने में मदद करने और पूरी प्रक्रिया को एक सामान्य प्रशासनिक काम जैसा दिखाने के लिए किया गया था। अब देखते हैं कि इस क्रूर विचारधारा और इन नीतियों का जर्मनी के समाज पर, खासकर महिलाओं और बच्चों पर क्या असर हुआ। महिलाओं और खासकर माँओं को लेकर नाजियों की एक खास सोच थी, है ना? बिल्कुल। नाजी जर्मनी में मातृत्व का महिमा मंडन तो किया गया, लेकिन बहुत ही संकीर्ण और नस्लीय नजरिए से। महिलाओं और लड़कियों की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझी जाती थी अच्छी मां बनना। लेकिन कैसी माँ? कैसी मां? ऐसी मां जो ज्यादा से ज्यादा नस्लीय रूप से शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म दें। उन्हें सिखाया जाता था कि नस्लीय शुद्धता बनाए रखना उनका परम कर्तव्य है। जो महिलाएं वांछित दिखने वाले, मतलब गोरे, नीली आंखों वाले ज्यादा बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें ऑनर क्रॉस जैसे मेडल दिए जाते थे, उन्हें आर्थिक मदद मिलती थी। अच्छा, इनाम मिलता था। हाँ, वहीं दूसरी तरफ जिन महिलाओं को अवांछित माना जाता था, जैसे यहूदी, रोमा या विकलांग, उन्हें बच्चे पैदा करने से रोका जाता था। उनकी जबरदस्त नसबंदी कर दी जाती थी या उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया जाता था। महिलाओं का शरीर और उनकी भूमिका पूरी तरह नाजी नस्ली एजेंडे के अधीन कर दी गई थी। यानी परिवार और मातृत्व जैसी निजी चीजों को भी पूरी तरह राजनीतिक हथियार बना लिया गया था। और बच्चों के दिमाग में ये जहरीली विचारधारा कैसे भरी गई? ये कैसे हुआ? बच्चों का ब्रेन वॉश करना या कहिए मतारोपण नाजी राज्य के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक था। वे भविष्य की पीढ़ी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। इसकी शुरुआत स्कूलों से ही होती थी। स्कूलों से? हाँ, सारी स्कूली किताबों को फिर से लिखा गया, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, जीव विज्ञान का इस्तेमाल नस्ली सिद्धांतों को सही ठहराने के लिए किया गया। यहाँ तक कि गणित के सवालों में भी यहूदियों और विकलांगों के प्रति नफरत भरी बातें डाली जाती थीं। बच्चों को सिखाया जाता था कि हिटलर भगवान जैसा है, उसकी पूजा करो, यहूदियों से नफरत करो और जरूरत पड़ने पर देश के लिए जान दे दो। और स्कूलों के बाहर भी क्या बच्चों को नियंत्रित करने के तरीके थे? हाँ, बिल्कुल थे। स्कूल के बाहर भी बच्चों पर नाजी विचारधारा थोपने के लिए जबरदस्त इंतजाम थे। 10 साल की उम्र से ही लड़कों के लिए युंग फोक नाम के संगठन में शामिल होना अनिवार्य था। अनिवार्य मतलब कंपलसरी? हाँ, कंपलसरी। यहाँ उन्हें खेल कूद के नाम पर कठोर शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें लड़ना सिखाया जाता था, हिंसा और आक्रामकता का महिमा मंडन किया जाता था। उन्हें लोकतंत्र की बुराइयां बताई जाती थीं और हिटलर के प्रति अटूट वफादारी की शपथ दिलाई जाती थी। और 14 साल के बाद? 14 साल के बाद वे हिटलर यूथ में जाते थे, जहां ये ट्रेनिंग और ज्यादा सघन हो जाती थी।
लड़कियों के लिए भी इसी तरह के संगठन थे जहां उन्हें अच्छी नाजी माँ और पत्नी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये संगठन बच्चों को उनके परिवारों से दूर करके पूरी तरह पार्टी के नियंत्रण में लाने का एक जरिया थे। ये तो वाकई एक पूरे समाज को अपनी सोच के हिसाब से ढालने की एक भयानक मशीनरी थी। और इस मशीनरी का सबसे घिनौना और विनाशकारी नतीजा था होलोकॉस्ट। नाजी शासन ने अभूतपूर्व पैमाने पर सामूहिक हत्याएं की। हाँ, हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों का सुनियोजित नरसंहार, और साथ ही रोमा, जिप्सी, समलैंगिकों, राजनीतिक विरोधियों, विकलांगों और अन्य कई समूहों का कत्लेआम। ये मानव इतिहास का एक ऐसा काला धब्बा है जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए पूरे यूरोप में, खासकर पोलैंड में, विशेष हत्या केंद्र बनाए गए थे, एक्सटर्मिनेशन कैंप्स। हाँ, जैसे ऑश्विट्स। हाँ, हमारे स्रोत ऑश्विट्स का जिक्र करते हैं, जो शायद सबसे कुख्यात था। इन शिविरों में लाखों लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। उनसे बेगार ली जाती थी और फिर गैस चैम्बरों में जहरीली गैस छोड़कर या गोली मारकर उनकी सामूहिक हत्या कर दी जाती थी। ये औद्योगिक पैमाने पर की गई हत्या थी, मतलब एक फैक्ट्री की तरह। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया ने जब इन अत्याचारों की पूरी भयावहता जानी, तो जाहिर है इंसाफ की मांग उठी होगी। बिल्कुल उठी। दूसरा विश्व युद्ध मई 1945 में जर्मनी की हार के साथ खत्म हुआ। इसके बाद जीतने वाले मित्र राष्ट्रों ने फैसला किया कि नाजी शासन के शीर्ष नेताओं और जिम्मेदार अधिकारियों पर उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कहाँ चलाया गया ये मुकदमा? इसके लिए जर्मनी के नूरनबर्ग शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल (IMT) स्थापित किया गया। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी देश के नेताओं पर युद्ध छेड़ने, युद्ध अपराध करने और खास तौर पर मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकदमा चलाया गया। हमारे स्रोतों में नाजियों द्वारा सामूहिक हत्या के शिकार हुए कुछ प्रमुख समूहों का जिक्र है। वे कौन थे खास तौर पर? स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मानवता के विरुद्ध इन अपराधों के तहत जिन समूहों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई, उनमें प्रमुख थे यूरोप के यहूदी, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, अनुमानित 6 लाख, जिप्सी, रोमा और सिंती समुदाय के लोग, जिनकी संख्या भी लाखों में थी, और कब्जा किए गए देशों के नागरिक, खासकर पोलैंड के नागरिक। हालांकि निशाना और भी कई समूहों को बनाया गया था, लेकिन इन 3 का जिक्र सामूहिक हत्या के मुख्य शिकार के तौर पर किया गया है। ये जानना भी जरूरी है कि क्या इस भयानक दौर में, जब नफरत और हिंसा का इतना बोलबाला था, दुनिया के किसी और कोने से शांति और अहिंसा की कोई आवाज उठी थी, कोई उम्मीद की किरण? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नैतिक आवाज भारत से उठी थी। महात्मा गांधी, जो उस समय भारत की आज़ादी के लिए अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अडोल्फ हिटलर को पत्र लिखे थे। गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखे? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इन पत्रों में गांधी जी ने हिटलर से अपील की थी कि वो युद्ध का रास्ता छोड़ दें, मानवता के नाम पर खून खराबा बंद करें और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाएं। उन्होंने हिटलर को चेताया भी था कि हिंसा से हासिल की गई कोई भी चीज टिकती नहीं है। हालांकि इतिहास गवाह है कि गांधी जी की इस अपील का हिटलर पर कोई असर नहीं हुआ। चलिए अब वापस उसी कहानी पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, 11 साल के हेलमुथ और उसके पिता की। वो डॉक्टर पिता जो अपने पूरे परिवार को मारने या खुद आत्महत्या करने की सोच रहा था। ये व्यक्तिगत कहानी हमें क्या सिखाती है, मतलब इसका क्या महत्व है? ये कहानी हमें उस गहरे नैतिक संकट और व्यक्तिगत त्रासदी की झलक दिखाती है जो नाजी शासन ने अपने ही लोगों के जीवन में पैदा कर दी थी। हेलमुथ के पिता जैसे लाखों लोग थे जो शायद सीधे तौर पर हत्याओं में शामिल न भी रहे हों, लेकिन वो उस विचारधारा और व्यवस्था का हिस्सा थे जिसने ये सब किया। हाँ, वो सिस्टम का हिस्सा थे। बिल्कुल। युद्ध हारने के बाद उन्हें न केवल सजा का डर था, बल्कि शायद अपने किए या न किए पर एक गहरा अपराध बोध भी था। ये दिखाता है कि कैसे एक जहरीली विचारधारा पूरे समाज को नैतिक रूप से खोखला कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और ज्यादा परेशान करने वाला सवाल उठता है। जब ये सब हो रहा था, जब यहूदियों से उनकी नागरिकता छीनी जा रही थी, जब उन्हें पीले सितारे पहनने पर मजबूर किया जा रहा था, जब अयोग्यों को मारा जा रहा था, तब आम जर्मन नागरिक क्या कर रहे थे? नाजी जर्मनी में इन अत्याचारों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इस सवाल का एक बहुत ही मार्मिक जवाब हमें पादरी मार्टिन निमोलर के शब्दों में मिलता है। निमोलर खुद पहले नाजी समर्थक थे, लेकिन बाद में उनके आलोचक बने और उन्हें भी यातना शिविर में भेज दिया गया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने बाद में लिखा, और ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, कि जब नाजी पहले कम्युनिस्टों के पीछे आए तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। जब वे सोशल डेमोक्रेट्स के पीछे आए तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था।
जब वे ट्रेड यूनियन वालों के पीछे आए तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वाला नहीं था। जब वे यहूदियों के पीछे आए तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और फिर जब वे मेरे पीछे आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। निमोलर के ये शब्द तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनका अवलोकन क्या था आम जर्मनों के बारे में? वो क्या कहना चाह रहे थे? उनका अवलोकन यही था कि अधिकांश आम जर्मन नागरिक उदासीन दर्शक बने रहे, तटस्थ गवाह बने रहे। वे शायद असहमत थे, शायद मन ही मन घृणा भी करते थे इन चीजों से, लेकिन वे चुप रहे। चुप क्यों रहे? वे नाजी राज्य के संगठित आतंक, गेस्टापो यानी खुफिया पुलिस के डर और सामाजिक दबाव के कारण इतने भयभीत थे कि उन्होंने खुलकर विरोध करने या पीड़ितों की मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उनकी चुप्पी, चाहे वो डर से हो या उदासीनता से, अनजाने में ही सही नाजियों के अपराधों को जारी रहने दिया। तो आज हमने इन सवालों और जवाबों के टुकड़ों को जोड़कर जो तस्वीर देखी वो बेहद गंभीर है और बहुत कुछ सिखाती है। हमने देखा कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद का जर्मनी अपमान, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता की गिरफ्त में था। हाँ, कैसे वाइमर गणराज्य की कमजोरियों और लोगों की हताशा का फायदा उठाकर हिटलर और नाजी पार्टी सत्ता में आई। कैसे उन्होंने नस्लीय नफरत पर आधारित एक क्रूर विचारधारा को लागू किया जिसने समाज के हर तबके को, यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। और कैसे ये सब मानवता के इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में से एक होलोकॉस्ट में जाकर खत्म हुआ। बिल्कुल। हेलमुथ के पिता के डर से लेकर पादरी निमोलर की पीड़ादायी चुप्पी तक, ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल, ये हमें उस सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो पादरी निमोलर ने उठाया था। जब हमारे आसपास अन्याय हो रहा होता है और हम यानी बहुसंख्यक लोग चुप रहते हैं, तो उस चुप्पी की क्या कीमत होती है? सही बात है। क्या उदासीनता या डर के कारण चुप रहना भी एक तरह की भागीदारी है? किसी भी समाज में किसी भी व्यवस्था की दिशा तय करने में आम नागरिक की आवाज, उसकी सक्रियता या उसकी चुप्पी कितनी मायने रखती है? ये सवाल सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, हमारे आज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस पर विचार कीजिएगा।